हेलो। जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, बहुत 5-6 साल के थे, 7-8 साल के में भी, तो गांव में एक एक व्यक्ति आया करता था। अक्सर किसी भी गांव में आता था। एक बड़ा सा बक्सा होता था उसके पास, जिसे कहते थे बाइस्कोप। वो बाइस्कोप को एक स्टैंड पर खड़ा करता था और उसमें 3-4 बड़े बड़ी गोल विंडोज होती थी, जिसके अंदर बच्चे अपनी आंखें लगाकर दृश्य देखते थे और अंदर एक किस्म का स्क्रीन चला करता था, जिसको ये बाइस्कोप वाला चलाता था। इस पर कुछ फिल्में भी बनी है बाइस्कोप वाला, और वो बड़ा गाकर कुछ सिंगिंग अंदाज में मोहित करता था, लोगों को आकर्षित करता था, बच्चों को। रानी का महल देखो, धोबन का नाच देखो, देखो देखो उल्टा सीधा कुछ भी देखो, तिल देखो, ताड़ देखो, उड़ते हुए पहाड़ देखो, बस देखो कोई ना कोई इमेज। कुछ ऐसा ही है आज भी। वेलकम टू फोर फिंगर्स फार्मूला एपिसोड 75। पिछले 1-2 दिन से जोरों से एक खबर फैल रही है कि अहमदाबाद को, गांधीनगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दिवाली की तरह रोशनियां की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एक भारी भयंकर बड़ी जो जीत हुई है, उस जीत को मनाया जाना है। और किस बात का जश्न मना रही है बीजेपी? जो बाई इलेक्शंस हुए, ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्शन 6 दे लॉस्ट। एक स्टेट इलेक्शन उन्होंने लूज कर दिया, कांग्रेस ने जीत लिया हिमाचल। किस बात को सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी? म्यूनिसिपल इलेक्शन जो बिल्कुल एक स्टेट इलेक्शन की तरह लड़ा गया दिल्ली में, वो आप लूज कर गए। बीजेपी एक हारी हुई चीज को जीत दिखाने की कोशिश करती है, जिस तरह से बाइस्कोप वाला करता है। देखो देखो उल्टा सीधा कुछ भी देखो। इलेक्शन जो हुए गुजरात में, उसके पीछे एक बड़ा अजीब सा बैकग्राउंड है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज जो घटना हुई थी, जिसने बहुत उद्वेलित किया था लोगों को, वो थी मोबी ब्रिज की दुर्घटना, जिसमें ऑलमोस्ट 150 लोग मारे गए थे। बच्चे, जवान, बूढ़े, उसका किसी को कुछ अंदाज नहीं है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा। कुछ ऑर्डिनरी साधारण से लोगों को पकड़ लिया गया, और जो असली जिम्मेदार थे, जिस कंपनी को चार्ज दिया गया था, उसके कर्ता धर्ता, जो कि बीजेपी से जिनका ताल्लुक माना जाता है, वो साफ बचे हुए हैं। अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई है उन पर। इसी तरह से एक और घटना पर एक दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। बिल्किस बानो, जिसको 2002 के राइट्स में उसको रेप किया गया था 14 लोगों ने मिलके, और रेप करने में उसकी 1 साल की बच्ची जो थी, उसको मार डाला गया था। उसके अंदर जो बच्चा पनप रहा था, वो भी मारा गया था। और उनको जो सजाएं हुई थी सबको, पूरी अवधि पूरी होने से पहले ही छुड़ा लिया गया उन्हें, ये कह के उन्होंने इतने साल हो गए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। और जिन साहब ने इसकी पूरी पैरवी की थी कि इनको छोड़ देना चाहिए, अब उनकी तरफ से उन अपराधियों को, उनको बाकायदा मालाएं पहनाई गई, तिलक लगाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई। बिल्किस बानो को, बेचारी को, कहीं गायब हो जाना पड़ा। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, वो पता चलेगा क्या होगा। पर सवाल कुछ और है, और वो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। ये जो 2 घटनाएं हैं, जैसे सिर्फ 2 ही लेते हैं इस वक्त, अगर आज वो 2 गुजराती होते जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमारी आज़ादी दी, हमारा गणराज्य बनाया, वो भी 2 गुजराती थे, महान गुजराती। उन्होंने हमें हमारी आत्मा दी। They gave us our conscience. One Gujarati was
महात्मा गांधी, और दूसरे जो महान गुजराती थे वो थे सरदार पटेल। आज अगर वो दोनों होते और ये मोबी ब्रिज का हादसा जो बिल्कुल उसके ऊपर एक तरह से गर्द आ गई है, या बिल्किस बानो का जो ये हादसा था, बल्कि नरोदा पाटिया के एक गुनाहगार को के बेटी को तो बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया और वो जीत भी गई, ये बातें उन्हें पता चलती तो आज वो कैसा महसूस करते। क्योंकि ये सवाल हर गुजराती को देना पड़ेगा। गुजरातियों ने कितना दिया है इस देश को, पर गुजरात क्या इन सब बातों को नजरअंदाज कर देगा? ये सवाल हर गुजराती भाई से पूछे जाने जरूरी हो जाएंगे। उनको ये अंदाज नहीं है कि लोगों के अंदर एक आक्रोश फैल रहा है। गुजरातियों के प्रति वो आक्रोश है क्योंकि जहां सजाएं जरूरी थी उन्होंने उसे नजरअंदाज होने दिया। इसकी जिम्मेदारी हर गुजराती पर जाएगी, एंड आई थिंक दे शुड वेक अप। आवर गुजराती ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुड वेक अप एंड आइडेंटिफाई द रियलिटी। ये जो दिवाली के जश्न जैसा माहौल, ये एक तरह से लोगों को लज्जित करने की घटना है। पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से गुजरात में बीजेपी की ज़बरदस्त जीत हुई और कांग्रेस ऑलमोस्ट लापता थी और बहुत ही नीचे आ गई। और मैंने ये अंदाज लगाया था अपनी तरफ से, कैलकुलेटेड, कि शायद कांग्रेस को असली जो ग्राउंड रियलिटी थी उसका अंदाज था। उसने बहुत सोच समझकर अपना कदम उठाया था, उतने ही हाथ पैर फैलाए थे जितने ज़रूरी थे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, फोकस इससे भी बड़ी एक्टिविटी भारत जोड़ो यात्रा पर था। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है, लोगों के दिलों को जोड़ने वाली। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो क्राइसिस पैदा हो गई है वो हमारी अपनी पहचान है भारतीयों की। उसमें एक जो दुराव आ गया है, मनमुटाव आ गया है, नफरत आ गई है, उसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो शायद कांग्रेस पूरे फोकस के साथ उस पर लगी रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गुजरात में शायद थोड़ा कम तवज्जो दी। ये बात मैंने कही थी और उसके रीजंस बताए थे, और कहा था मैंने कि ये शायद सोची समझी स्ट्रेटजी थी। लेकिन ये भी नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से एपॉलिटिकल नहीं है। देयर इज ए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज विद द बिग वॉर इन माइंड। बहुत सी बैटल्स ऐसी होती हैं जिनमें हार जाना पड़ता है क्योंकि बड़ी वार को जीतना है, और वो है 2024 की वॉर। कल हमारे जो फॉर्मर गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, रघुराम राजन, उनको देखा गया राहुल के साथ चलते हुए। ही हैज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द भारत जोड़ो यात्रा। नाउ व्हाट डज दैट पिक्चर सेंड द मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज? Raghuram Rajan was a very responsible and successful governor of the Reserve Bank. उनके रहते इकोनॉमी की कंडीशंस बेटर थी, अच्छी थी, और वो जब साथ चलते हैं तो एक बड़ी इमेज पैदा होती है, एक बड़ा मैसेज जाता है, संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी जिसकी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा आयोजित हो रही है वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर रही है दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ, India's economy. Raghuram Rajan, who always has brought sensible policies and thoughts, उनका साथ चलना इस बात को सुदृढ़ करता है। इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है, ये जो अपर मिडिल क्लास है वो उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है
पैंडेमिक में बढ़ गया। और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ये राशन में, उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं है। रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मिल सकता है, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग है, उसमें कोल्ड चेन है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट है, वो सब है। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी हो सकता है, आपका कहना है? सेकेंड ग्रीन, एक नए तरीका का ग्रीन, नए तरीका का वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, ये सब हो सकता है। और प्रोसेसिंग करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का लेबर यूज़ करना चाहिए। और खेत के पास। और मेरे ख्याल में उसका भी एक ग्रीन कंपोनेंट है। अगर आप सब ये प्रोसेसिंग खेत के पास करते हैं, जो आप इधर उधर बेच देंगे, उसका वेट भी काफ़ी कम हो जाएगा ना, तो इसलिए एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। और अगर हम आगे देखेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसको कम करना चाहिए। अजीब चीज़ होती है कि एक तरफ आप सेलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन, जिस पे बहुत सारे सवाल हैं, दूसरी तरफ चाइना हमारी सरहद पर फिर अटैक करता है, और गुत्थम गुत्ता हुई, मारपीट हुई, और उन्हें फिर किसी तरह से पीछे कर दिया गया। ये अजीब ही कहानी है। क्या एक ट्राइबल तरीके से लड़ते हैं सेनाएं, या फिर हथियारों से, बड़े बड़े शस्त्र होते हैं? और अगर ये इस तरह से सेटल हो जाता हो, एक किस्म का मल्ल युद्ध, एक दूसरे को लाइक कुश्ती करने वाले लोग होते हैं, उस तरह से उन्हें निकाला जा सकता है अगर, तो इतना बड़ा खर्चा क्यों है फिर? हमारी डिफेंस एक्सपेंडिचर क्यों है? और अगर जो सच्चाई है, हकीकत है, वो क्या है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब बोलते हैं, और उसका भी खुल कर के कोई निवारण वाली बात नहीं कहते। He said the Indian army bravely prevented the PLA from transgressing into our territory and compelled them to return to their posts. And the issue has also been taken up with the Chinese side through diplomatic channels. मैंने क्यों बाइस्कोप वाली बात कही थी? कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाया जाए, हम बहुत अलर्ट हैं और बहादुर हैं। हमारी जो सरहद है उनमें घुस करके वो टाउन के टाउन बना लेते हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। उसके बारे में बस चुपके से आप कह देते हैं जब सवाल उठते हैं, ना कोई हमारी टेरिटरी में आया है और ना कोई टेरिटरी ली गई है। कभी खुल करके असली पिक्चर नहीं दी जाती। इसी तरह से इकोनॉमी के बारे में एक तरफ आप बजट से अलग होकर के बहुत बड़ी राशि की मांग करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चल रही है। एक एमपी है टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, मोहिबा मोहत्रा ने कल बहुत जोरदार भाषण दिया और बेनकाब किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो दावे थे उन सबको देखने वाली चीज है। This government has us believe every February that this country's economy is going great guns. We are the fastest growing, most efficient global player. Everyone is getting employment. We're getting gas cylinders. We're getting electricity. We're getting pakka houses. This falsehood flies for about 8 to 10 months, and then the truth comes limping after it. And now we are in December, and the government says it needs another 3.26 lakh crores of additional funds over and above the budget estimate. The government and the ruling party coined the term Pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence.
Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual Pappu really is. NSO numbers were out yesterday. Industrial output has shrunk by 4% in October to a 26-month low. The manufacturing sector contracted 5.6%. Manufacturing is still the biggest generator of jobs. 17 of the industry sectors that make up the index of industrial production have recorded negative growth rates. Forex reserves have fallen by $72 billion in under a year. The Honorable Finance Minister yesterday during question hour mentioned how apparently 50% of FII inflows into emerging markets are coming into India. Wonderful. But her colleague, the Minister of State for External Affairs, just last Friday, in response to a question in this very House, stated that almost 2 lakh people, 1,83,741 people, renounced their Indian citizenship in the first 10 months of 2022. This exodus in 2022 takes the total number of Indians renouncing Indian citizenship under this government in the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. This year has already seen more people giving up Indian citizenship than any single given year. High net worth individuals are willing to pay up to $1 million to get citizenship of Portugal, of St. Kitts, of Greece. Is this the sign of a healthy economic environment? Of a healthy tax environment? Who's the Pappu now? She completely unmasked the lie, the deception of the government. I think वक्त आ गया है कि हम सब लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज क्लियर है, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द रियल पिक्चर. गवर्नमेंट चाहती है कि बाइस्कोप चलता रहे और वो एक तमाशा बनाकर दिखाते रहें और हम उसमें खोए रहें. इसीलिए 4 फिंगर्स फार्मूला आगाह करता है आपको कि जो आपको दिखाई देता है और जो सुनाई देता है उसके बीच में 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों का फर्क है. वी हैव लर्न टू अंडरस्टैंड द रियल इमेज. इमेज के पीछे दूसरी इमेज जो लाई जा रही है उसको देखना, जो छिपाई जा रही है, सामने दूसरी इमेज लाई जा रही है, उसको हटा करके असली इमेज को पहचानना होगा, समझना होगा और अपने आप को सचेत करना होगा. दिस इज द वॉर फॉर आवर फ्यूचर, आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर. आज इतना ही.